सफरनामा। नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे एक बार फिर आप सभी से मुखातिब होने के लिए मौजूद हूं अपने खास कार्यक्रम सफरनामा के साथ। सफरनामा कार्यक्रम में आज हमारे बीच हमारे अतिथि के तौर पर मौजूद हैं वर्तमान में इंदौर शहर के पूर्वी क्षेत्र के यातायात का जिम्मा निभा रहे डीएसपी उमाकांत चौधरी साहब का। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जब आप खौफजदा होकर के घरों में बैठे थे, जब कोरोना संक्रमण से पूरा इंदौर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जब भयभीत था, तब कुछ स्तंभ समाज के ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी, निर्भीकता और जागरूकता के साथ न केवल मोर्चा संभाला बल्कि सामाजिक समरसता का एक अनूठा, बोला जा सकता है कि मिसाल कायम की। तमाम सवाल, कैसा रहा अब तक का सफर, बचपन में क्या दौर रहा और कैसे आज इस मुकाम को हासिल किया, तमाम सवाल होंगे और जवाब देंगे डीएसपी उमाकांत चौधरी साहब। सफरनामा। सर, पहले तो बताइए आपका पारिवारिक परिदृश्य कैसा रहा। आप भोपाल के शहर के नजदीक शहर बरेली से आप हैं, तो पहले तो पारिवारिक परिदृश्य के बारे में बताइए और आपके बचपन के समय के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा बचपन पूरा जो है वो शिक्षाविदों के बीच में रहा है। मेरे फादर मदर दोनों ही टीचर थे और मैं जहाँ रहता था तो मेरे घर में ही गवर्नमेंट स्कूल चलता था और उस आवासीय परिसर जो था उसमें ही हम लोग रहते थे। मेरी मदर वहाँ पर थी, तो एक शिक्षा के बीच में ही मेरा पूरा जीवन रहा है। बचपन से मैं शुरुआत करूंगा। हम लोग पहले गांव में रहते थे। फादर मदर हमारे गांव में जहां स्कूल था वहां रहते थे। बरेली के पास ही एक गांव था। बाद में जो हायर एजुकेशन के लिए स्कूल, जब हम 9th क्लास में गए तो बरेली में हम लोगों ने एजुकेशन ली और बरेली के ही कॉलेज में, जो कि रायसेन जिले का सबसे पुराना कॉलेज रहा है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी रहे हैं, जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय में उन्होंने स्थापित किया था, तो वहाँ पर मैंने शिक्षा प्राप्त की है और मैथमेटिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा वो समय था जब हम देखते हैं कि इस शहर की आपाधापी और ये भागदौड़ भरी जिंदगी को जब हम देखते हैं और पुराने दौर में जब हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो गांव की ज़िंदगी या कस्बे की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, जिसमें हम सुकून भरी थी और जिसमें हम अपने पूरे जीवन का जो उल्लास था वो हम कहीं ना कहीं उस जीवन को जीकर ही बाहर आए हैं। वो पीछे छूट गया है। लेकिन निरंतर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में भी हम अपने शौक बनाए रखें, जो पुरानी चीजें हैं, पुराने मित्र हैं, उनसे हम जुड़े रहें, तो निश्चित रूप से हम उस जीवन के साथ भी हम अभी जी सकते हैं। पुरानी यादों को आज भी आप अपने जहन में, अपने हृदय में एक विशेष स्थान देते हैं और आज भी जुड़ी हुई हैं वो यादें आपके साथ। निश्चित रूप से मेरे जो जितने भी बचपन के साथी हों या स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो सभी से मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। चाहे वो बहुत अच्छे मुकाम पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ग्रामीण स्तर पे ही हैं, लेकिन मेरा कनेक्ट हर व्यक्ति के साथ आज भी वैसा ही है जो जैसा पहले था। उनके लिए मैं कोई अधिकारी की तरह नहीं हूँ। आज भी सभी लोग मुझे उतना ही चाहते हैं, उतना ही स्नेह करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक संतोष रहता है कि हमारे जो पुरानी, जो हमारी खुद की मूल जड़ें हैं, उनसे हम अलग अगर नहीं होंगे तो हम जीवन में वो सारी चीज़ें भी कर पाएंगे और वही एक शक्ति हमें पीछे से बैकअप हमें मिलता है कि हम जो आगे समाज के लिए करना चाहते हैं उस समाज में से जो जब हम जी के निकलते हैं, जो परेशानियां लोगों के बीच क्या रही हैं और किस दौर से लोग गुजरते हैं, उन सारी बातों को जब हम देखते हैं, समझते हैं और आगे जीवन में उनके लिए क्या हम मदद कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाले जीवन में परिलक्षित होती है। सर, घर में कौन कौन, जैसे आप हैं, उसके अतिरिक्त क्या कोई छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी आपके रहे होंगे? हम लोग 3 बहन और 3 भाई हैं और मैं 3 बहनों के बाद जो हमारे भाई हैं उनके बाद मैं हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो भी पुलिस सेवा में है और कहीं ना कहीं उसने भी पहले दिल्ली में तैयारी की, बाद में हमसे ही देखते हुए वो भी पुलिस सेवा में ही आ गया, भोपाल में पदस्थ है। घर में मोटिवेशन बिल्कुल चलता रहा। हाँ, बाकी हमारी तीनों बहनें हाउसवाइफ हैं और भोपाल में ही अधिकतर हमारा पूरा परिवार रहता है अभी वर्तमान में। तो एक अच्छा माहौल है परिवार का। बहुत सारे लोग हैं
जो जिनका आपस में बहुत अच्छा कनेक्ट है। और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी वाइफ भी पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हैं, यहाँ थाना प्रभारी रावजी बाजार है। तो बहुत अच्छा एक माहौल है सभी का, और उसी की वजह से हम जो पूरे परिवार का जो हमें बैकअप मिलता है और समाज में हम आगे किस तरीके से सेवाएं दे सकते हैं, परिवार का कहीं ना कहीं उसका योगदान बहुत बिल्कुल सही बात है। चूंकि डीएसपी साहब माता पिता दोनों ही आपके शिक्षा के क्षेत्र से थे, तो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है घर में एक जो अनुशासन का माहौल, या यूं कहें कि बचपन से ही कुछ कर गुजरने की एक शिक्षा घर में भी आपको मिल रही थी। स्कूल तो आप जाते ही थे, कॉलेज भी आप गए होंगे, पर घर में जो शिक्षा आपको मिल रही थी वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का काम कर रही थी, क्योंकि माता पिता अपने लिहाज से आपको संस्कार तो दे ही रहे थे, परंतु आपको शिक्षित भी बना रहे थे अपने दम पर। स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे थे, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है जब माता पिता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं? निश्चित रूप से जब हमारा पारिवारिक परिवेश वैसा होता है, वैसे ही हमारी प्रगति आगे होती है। और शिक्षा का जैसा मैंने बताया कि घर में ही जब स्कूल लग रहा हो और माता पिता भी उसी फील्ड में हो, तो चारों तरफ हमें वही एक माहौल मिलता है, और कहीं ना कहीं वही हमें आगे भी समाज में आगे बढ़ने की और अच्छे पदों पर हम पहुँचें, समाज की सेवा करें, लोगों को जितनी मदद हो सकती है उतनी करें। तो जो परिवार के संस्कार हैं वो निश्चित रूप से सर्वप्रथम वही मायने रखते हैं, और आगे आगे जब आप शिक्षा आपको अच्छी मिलती है तो कहीं ना कहीं ये हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है, और लोगों के बीच में खुद का एक अपना एक आभा मंडल आप जिसको कहेंगे कि आप कैसे लोगों के बीच में जाएंगे और कैसे अपनी पैठ बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें उस शिक्षा का और परिवार के संस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है। सर, आप बचपन में शरारती किस्म के थे या हमेशा से गंभीर रहे, माता पिता का कहना मानने वाले, वो बोलते ना एक आदर्शवादी पुत्र, तो इसी सांचे में ढले हुए रहे, या फिर ये समय के बाद धीरे धीरे परिवर्तन आपके व्यवहार में आता? नहीं, मैं सामान्य बच्चों की तरह ही रहा। बचपन में जितने भी शरारतें हो सकती हैं वो सारी की हैं मैंने। और नदी में तैरना, घर वालों को लोग शिकायत करते थे कि देखिए नदी बहुत तेज, उसमें गहराई में ये बच्चे चले जाते हैं और इनको समझाइए। कई तरह की और कई सारे खेल जो कर सकते हैं बच्चे, जिनको शिकायत के रूप में भी कई लोग कहते थे, वो सारी बातें कही हैं। लेकिन समय परिस्थिति के साथ साथ जैसे हम लोग उम्र में आगे बढ़े, शिक्षा में आगे बढ़े, तो वो गंभीरता भी हमारे अंदर आती गई, और परिवार का साथ लगातार रहा, मित्रों का साथ लगातार रहा, गुरुजनों का हमें लगातार उनका जो आशीर्वाद है वो मिलता रहा, और वही एक कारण रहा कि समय परिस्थिति के साथ साथ हमने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया, और जैसा परिवेश हमें मिला उसमें हम ढलते चले गए। जितनी भी चाहे परिस्थितियां विपरीत भी रही हों, लेकिन उसमें हमें कैसे कूल और काम रहना है और अपने काम में लगे रहना है, ये बात हमें इन सभी से सीखने को मिली। क्योंकि आपने बोला कि शरारती थे आप, तमाम तरीके की शरारतें भी करते थे, मस्ती भी करते थे। क्योंकि 3 बहनें थी आपकी, तो कभी ऐसा हुआ कि होमवर्क सिस्टर से करवा लिया आपने? आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूल का जो मिला हुआ होमवर्क रहता है वो छोटे बड़े भाई बहनों से करवा लिया जाता, तो क्या कभी आपने भी इस चीज का अनुभव उठाया कि होमवर्क मेरा कोई और कर दे? या कभी ऐसा हुआ कि चूंकि आप माता पिता दोनों शिक्षक थे तो डांट फटकार तो खूब मिली होगी बचपन में? वो सभी बातें रही हैं। मेरी मदर उस जमाने में 60s में एमए इंग्लिश लिटरेचर रही हैं, और उनका बहुत प्रभाव है मेरे पूरी पर्सनालिटी पे। तो ऐसा नहीं है कि बहनों से भी हमने कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये भी चीज़ थी कि मैं बल्कि दूसरों का होमवर्क भी मैं कर देता था। तो ये इस चीज़ में यहाँ थोड़ा सा डिफर कर रहा है ये चीज़ें, कि ज़रूर जहाँ ज़रूरत होती थी तो हम बड़ी बहनों का उसमें सहयोग लेते थे, लेकिन दूसरों की मदद भी हमने उसमें की है, ये ज़रूर रहा है। तो मम्मी ने सर मारा वारा तो होगा, आप बता रहे हैं कि सख्त भी थी और टीचर भी थी जो कि? नहीं, मेरी मदर टीचर रही हैं, और अभी भी वो जब हमारे बच्चों को भी कभी पढ़ाते हैं तो उनका एक अलग तरीका है। उस समय में जब वो
60s में जब वो एम इंग्लिश लिटरेचर से उन्होंने किया था, तो उस समय जैसा मैं बता रहा था कि पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो उनको जब उनकी उम्र नहीं हुई थी उसके पहले ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर देके गए थे कि जब आपकी एज 18 हो जाएगी, क्योंकि वो पूरे स्कूल में टॉप करती थी, हमेशा टॉपर्स में रहती थी। उस समय में ग्रामीण परिवेश में बच्चों को बाहर ज़्यादा नहीं भेजा जाता था कि आप हॉस्टल भेज दें या किसी जगह भेज दें। तो ऐसे समय में उन्होंने अपने परिवार के लोगों के बीच रहकर एजुकेशन प्राप्त की, और उसी का नतीजा है कि हम लोगों में भी वैसे संस्कार आए और सभी कुछ अच्छा रहा। स्कूल में कभी ऐसी कोई शरारत की क्या? वो टॉयलेट में पटाखे फोड़ दिया करते थे दिवाली आने के समय में, ऐसा कभी कोई दृश्य आप लोगों के समय भी होता था क्या? क्योंकि अभी के चलित समय में तो स्कूलों में ये बड़ी आम बात है कि दिवाली जब आने वाली होती है, या यूं कहें कि दशहरे के बाद से ही ये पटाखे फूटना शुरू हो जाते हैं टॉयलेट्स में। तो क्या ये वाकया पहले के समय में भी स्कूल्स में होता था? क्या आपने भी कभी किया? नहीं, हम लोगों के टाइम में इस तरह के वाकयात नहीं हुए हैं, लेकिन स्कूलिंग में जो बच्चे सामान्य तौर पे जो शरारतें होती हैं वो सभी रहती हैं, चाहे वो टीचर्स के बीच में रही हों या आपस में स्टूडेंट्स के बीच में रहती हैं, और कई बार इसके लिए टीचर्स की डांट भी हम लोगों ने सही है। तो वो उस जमाने की बात है। बचपन को मेरे ख्याल से हर माँ बाप को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चों का बचपन है उसको हमें खोने नहीं देना है। ऐसा नहीं करना है कि उनको बिल्कुल एक ही तरफ केवल पढ़ाई में हम झोंक दें और उनकी बाकी सारी चीज़ों को हम बिल्कुल मिस कर दें। तो कहीं ना कहीं वो ये सारी शरारतें और सारी चीज़ें बचपन का अंग हैं, उन्हें हमें पूरे तरीके से जीने देना चाहिए, करने देना चाहिए। जो एक बचपन का एक जो समय है बाल्यकाल का, वो बच्चों को जीने देना चाहिए, ना कि सख्त मिजाजी अपना करके उन्हें घरों में कैद करके। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 2 बेटियां हैं, अभी एक 10th में एक 12th में है, लेकिन हमने कभी भी उनके ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं करी है कि आपको यही चीज़ करना है या इतने घंटे पढ़ना है, कोई प्रेशर कि इतने मार्क्स क्यों लाए हो, कम क्यों आए हैं, इस चीज़ में हमने नहीं उनको रखा है। और यही एक कारण है कि मेरी बेटी जो है स्कूल की हेड है वो स्टूडेंट्स में, और छोटी बेटी भी उसकी, उनमें नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी है, और सभी विधाओं में, चाहे वो स्पोर्ट्स में कहें, चाहे उनको डिबेट कंपटीशन में कहें, क्राफ्ट बनाने में कहें, पेंटिंग में कहें, तो सभी चीज़ों में वो आगे जा रही हैं। हाँ, मल्टी टैलेंटेड तभी होता है व्यक्ति जब हम उसको उसके खुलेपन में जीने दें उसको, और इतना ध्यान जरूर रखें कि वो कहीं ऐसी किसी उसमें तो नहीं जा रहे हैं जो उनके लिए अहितकर है, जो ठीक नहीं है। मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन उनको उनके जीवन को जीने देना चाहिए। सर, कैसे देखते हैं बचपन के समय में, आप बोला जाता जब विद्यार्थी जीवन रहा तो खूब खेल वेल भी खेले होंगे, खूब क्रिकेट बल्लेबाजी हुई होगी, फुटबॉल वगैरह भी खेला होगा, तो आपका पसंदीदा खेल कौन सा था? बचपन में हम लोग, चूंकि ग्रामीण परिवेश की अगर मैं बात करूंगा तो हमने कंचे बहुत खेले हैं, हमने गिल्ली डंडे बहुत खेले हैं, मैंने फुटबॉल भी खेला है, बाद में क्रिकेट और एथलेटिक्स में हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमने भी रिप्रेजेंटेशन किया है। फिर बाद में जब एजुकेशन में आ गए तो हमने डिबेट कंपटीशन हुए, इसमें भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो समय परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ें चलती रही। टैलेंटेड है, आपने भी तमाम विधाओं में हाथ आजमाया है कि ऐसा कोई मतलब बोला था विभाग छूट ना जाए कि ये मैं नहीं कर पाया कि। हाँ, निश्चित रूप से जब भी मौका मिला है, तो चाहे वो कोई भी, चाहे अगर मैं संगीत की बात करूंगा तो हम लोगों ने स्कूल कॉलेज के टाइम से लेके और अभी तक भी जब भी मौका मिलता है, अभी बीच में कुछ समय पहले हमारे यहाँ पुलिस विभाग में ही एक संक्रांति के अवसर पर आपने देखा होगा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने ऐसे उत्सव का आयोजन पुलिस लाइन में किया था, जिसमें हम लोग पुराने समय के, चाहे गुल्ली डंडे वहाँ अधिकारी खेल रहे थे, कंचे वहाँ खेल रहे थे, टायर लेके अपना खेल खेल रहे थे। तो ये पुराने बचपन में आज लोग फिर से जीना चाहते हैं उन चीजों को, तो कहीं ना कहीं उससे खुशी मिलती है। पुरानी चीजों में सुकून भी था ना सर। आज बच्चों का बचपन महज मोबाइल की दुनियाओं तक सीमित हो गया, प्लेग्राउंड्स नहीं बचे, या यूं भी कहा जा सकता है कि अभिभावकों के हृदय में अब असुरक्षा का भाव इतना ज्यादा हावी हो चुका है कि वे बच्चों को बाहर जाने नहीं देना चाहते। इसलिए बच्चे जो है वो एक टेक्निकल गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पुराने समय की बात की जाए तो खुला आसमान होता था और तमाम खेल भी हुआ करते थे और साथी भी बहुत हुआ करते थे। कैसे देखते हैं सर, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाना हुआ और कौन सा सब्जेक्ट फिर आपने आगे लिया? मैंने मैथमेटिक्स से ही ग्रेजुएशन किया, और
मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कहीं स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ा। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ और वैसे ही मैंने जो एग्ज़ाम होता है पुलिस का वो दिया, और उसमें मैं सूबेदार के पद पे मेरा चयन हुआ 99 में। और उसके बाद से लगातार मैं विभिन्न ज़िलों में सेवाएं देता रहा। और उज्जैन में मेरा प्रमोशन पदोन्नति पर मैं ट्रैफिक टीआई के रूप में 2009 में आया, और उसके बाद उज्जैन में मेरी सेवाएं रहीं करीब 3.5 साल। उसके बाद 2.5 साल देवास में मैंने ट्रैफिक टीआई के रूप में काम किया, और उसके बाद में 3-4 महीने के लिए बुरहानपुर ज़िले में मैंने आरआई के रूप में सेवाएं दी। उसके बाद मेरा प्रमोशन डीएसपी में हो गया 6 साल बाद ही। इंस्पेक्टर बने हुए जब मुझे 6 साल हुए तो डीएसपी में मेरा पदोन्नति हुई। मेरी पहली पदस्थापना यहाँ पुलिस फायर सर्विसेज इंदौर में हुई थी, और 2-2.5 साल मैंने सिंहस्थ के दौरान उसमें काम किया था। उसके बाद मैं 2018 से इंदौर में ट्रैफिक डीएसपी के रूप में पदस्थ हुआ। सर, पहले अटेम्प्ट में 6 मार दिया था आपने, क्लियर हो गया था, या फिर एक आध बार और मतलब तैयारी करनी पड़ी उसके बाद सिलेक्शन? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला इसमें। मैं करना तो बल्कि और बहुत सारे और कंपटीशन चाहता था, लेकिन एक बार जब आप आ जाते हो पुलिस में तो फिर आपको समय नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर मन में रहती है कि हम और हायर पोस्ट के लिए भी कम्पीट करते तो और अच्छा होता। हमारे कई साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ नहीं निकल पाए, बाद में वो डीएसपी बन गए। तो ये तो अपने अपने नसीब की बात है, मेहनत की बात है। लेकिन जो भी हमारा सफ़र है उससे मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। और अब चूँकि मुझे 5 साल हो गए हैं एज पुलिस अधीक्षक काम करते हुए, और आने वाले मेरे 19 साल और हैं सेवा के, तो निश्चित रूप से पुलिस में पदोन्नति आगे मुझे मिलेंगी, और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मुझे प्राप्त होगा। सर, चुनौतियां कैसी रही? क्योंकि आपने बताया कि सूबेदार के पोस्ट से अब तक का डीएसपी तक का सफर एक लंबा सफर है, तकरीबन 20 साल की आपकी अब तक की पुलिस सर्विस हो गई, तो काफी सारे उतार चढ़ाव भी आए होंगे जीवन में, काफी सारी चुनौतियां भी आई होंगी। कई बार ऐसा लगा होगा कि ऐसा क्यों? पुलिस महकमे में जब हम आ जाते हैं तो जब हमारी बेसिक ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती है और जैसे ही ज़िले में जाते हैं, तो मैं खंडवा ज़िले में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, और मैं जब गया था तो वहाँ भी मुझे इंचार्ज आरआई के रूप में, मतलब एक पोस्ट अप पे ही मुझे काम करने का मौका मिला। और गए उसी के 3 महीने के अंदर हमने देखा कि शहर में कर्फ्यू की स्थिति बन गई है, हिंदू मुस्लिम कुछ दंगा जैसी स्थिति थी। तो ये जाते ही हमने ये सारी चीज़ें देखी, और बार बार ऐसे कम्युनल सेंसिटिव एरिया में जब आपको सेवा करने का मौका मिलता है और जब आप इन चीज़ों से दो चार होते हो तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर। और पुलिस महकमा एक ऐसा है जिसमें आप ये बहुत अच्छे से सीख जाते हो कि समय आपका एक जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, अप्स एंड डाउन हर दूसरे दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपको अपने अंदर, मन के अंदर कोई तनाव नहीं लेना है। अगर आप सही अच्छे तरीके से नौकरी भी करना चाहते हैं और अपना जीवन भी जीना चाहते हैं, तो आपको इससे बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि पुलिस विभाग एक ऐसा है जिसमें उतार और चढ़ाव हमेशा ही बने हैं, और उसके बीच में आपको अपना एक समानांतर रूप से कार्य करते रहना है। तो सर, कोई ऐसी याद जो अभी भी कायम है? काफी सारे केसेस भी सॉल्व करते हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं, कोई ऐसा लम्हा जो आज भी याद है जो लगे कि ये सबसे बेहतर समय था मेरे जीवन में? मैं जब बुरहानपुर में एज ट्रैफिक सूबेदार पदस्थ था तो 2003 में बुरहानपुर को नया जिला बनाया गया था। और जब जिला बनाया जाता है तो उस समय में ना तो वहाँ कोई कलेक्टर उस समय अपॉइंट होते हैं, ना एसपी होते हैं। जिला बनने की घोषणा हो जाती है और सारा जिले का जो भी मैनेजमेंट आपको करना है, ऑफिस कहाँ इस्टेब्लिश होगा, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, पुराने जिले से आपको वो सारे संसाधन दिए जाते हैं जो लगभग यूजलेस हो चुके होते हैं क्योंकि जिले का बंटवारा होता है। तो उस समय में ये सारी परिस्थितियाँ, तो वो एक समय मेरा ऐसा था जिसमें मैंने काफ़ी चुनौतीपूर्ण ढंग से इस्टेब्लिशमेंट किया जिले का। और जब हमारे 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर महोदय वहाँ आए तो उसके बाद से वो जिला स्थापित हुआ, और उस जिले में मुझे दोबारा से भी 4-5 महीने जब जाके काम करने का मौका मिला, तब मैंने देखा कि जो चीज़ें हमने उस समय में एक उनकी नींव डाली थी कि यहाँ पुलिस लाइन्स बनेंगी, यहाँ पुलिस ग्राउंड बनेंगे, एक नया पूरा सेटअप बनता है, यहाँ कोतवाली होगी, यहाँ आर्म्स रखे जाएंगे, यहाँ फोर्स का मैनेजमेंट होगा, यहाँ एसपी ऑफिस होगा। तो उसको उस समय में जब हमने एस्टेब्लिश किया, उसकी जगह देखी, जगह आवंटित कराई, और जब
15-20 साल बाद जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो सारी चीज़ें वैसे ही मूर्त रूप में आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक मन में एक संतोष रहता है कि हाँ, इस तरह भी जो करना चाहते हैं और जो चीज़ें जिले एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने उस समय की गई। सर, अलग अलग जिम्मेदारियों पे रहे, फायर डिपार्टमेंट में भी आप रहे, सबसे दिलचस्प कौन सा रहा, ये इंदौर यातायात की जिम्मेदारी या फायर की जिम्मेदारी, या जब आप सूबेदार रहे, या किसी और जगह? देखिए, नक्सलाइट एरिया में हम लोगों ने काम किया था 2004 से लेकर 2007 के बीच में, सवा दो साल नक्सलाइट में। तो डिंडोरी एक ज़िला है जो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, ये 3 नक्सलाइट अफेक्टेड ज़िले थे। तो वहाँ पर काम करने का मौका मिला। तो वहाँ बालाघाट में भी मुझे कुछ महीने सेवा करने का मौका मिला। तो उस समय में जो नक्सल ऑपरेशंस चलते थे वो उनका एक अलग ही एक तरीका था वहाँ काम करने का। सीनियर ऑफिसर्स चाहे डीजी हों, एडीजी हों, वो लगभग डेली आपसे बात करते थे कि क्या उपलब्धता है संसाधनों की, कितने आर्म्स हैं, क्या चीज़ें हैं, व्हीकल्स कैसे हैं। तो वो एक अलग तरीके का वो था। लेकिन समय देखिए, पुलिस में क्षेत्र और परिस्थितियों के हिसाब से और आपके पद के हिसाब से ये सारी चीज़ें हाँ बदलती रहती हैं। फिर आप जब इंस्पेक्टर के तौर पे आते हैं तो आपने ट्रैफिक को लेके, हमने उज्जैन और देवास में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जिसको लोग आज भी याद करते हैं और अभी भी लोग वहाँ के कहते हैं कि सर फिर से आप आ जाइए। और जो जहाँ तक मैं डीएसपी फायर के रूप में मेरी सेवाएं रही हैं तो वो निश्चित रूप से सिंहस्थ के लिए ही हम लोगों की पोस्टिंग की गई थी। चूँकि मैं उज्जैन रहा था इसलिए वहाँ अलग से पोस्टिंग हम लोगों को दी गई थी। और उसमें हम केवल एडीजी, एसपी और मैं एक डीएसपी, केवल 3 ही सीनियर अधिकारी थे। बाकी हमें 1200 अमला था जिसको हमें मैनेज करना था। और पूरे गर्मी में ये सिंहस्थ हुआ था और उसमें 227 करीब फायर इंसिडेंट हुए थे। उनको मैनेज करना और पता नहीं लगने देना, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि इतनी घटनाएं हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी पूरे सिंहस्थ को मैनेज कराना। और 3 महीने हमने लगातार वहीं रह के काम किया। तो उसमें जो आनंद मिला और जो सीखने को मिला वो मुझे जीवन भर याद रहेगा। सर, कोरोना काल के दौरान एक अलग ही रूप बोला जा सकता है खाकी का नजर आया, जब मौके पर बहुत ही सादगी, समरसता और सरलता के साथ खाकी ने अपना जिम्मा भी निभाया और अपनी जवाबदारी को पूरा भी किया। जब सभी खौफजदा होकर घरों में बैठे थे तब खाकी मौके पर मौजूद होकर लोगों की सुरक्षा, साथ ही कोरोना के भीषण काल में खुद को भी बचा करके रखना। उस समय तो किट भी नहीं थी, शुरुआती दौर में मास्क भी नहीं थे। मतलब यूँ बोला जाए कि बस खिलाड़ी मौके पर मौजूद है, ना बैट है ना बॉल है, बस खेलना है। निश्चित रूप से एक ये बहुत ही अलग समय है और ये समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये समय अभी बिल्कुल अपने पूरे ऐसे दौर में है जब बहुत ज़्यादा संक्रमण इंदौर शहर में है और बाकी मध्य प्रदेश में भी है। तो जब शुरुआत इसकी हुई थी तो एक बिल्कुल ही अलग परिस्थितियां थी जिसके बारे में हमें किसी को भी ज्ञान नहीं था। बस इतना मालूम था कि ये ऐसा संक्रमण इस तरीके से हो जाता है और इससे बचाव का साधन यही है कि तत्काल जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो हमें लोगों को घर में रोक के रखना। साथ में एक अलग चुनौती ये आ गई कि जब अचानक से लॉकडाउन हो गया और लोगों को आपने घर में सीमित कर दिया और कुछ घंटों का ही उनको समय था कि वो अपने घर में क्या क्या उनके साधन है वो जुटा सकते हैं। तो ऐसे दौर में 2-3 दिन के बाद जो परिस्थितियां कई बार देखने को हमें मिली बहुत ही मन को विचलित करने वाली थी कि कई स्टूडेंट इंदौर शहर में फंसे हुए थे जो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। जो परिचित थे वो उनके लगातार उनके पेरेंट्स हम लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे। पैनिक क्रिएट हो रहा था। काफी सारे विद्यार्थी जो हैं वो इंदौर में पढ़ने के लिए आते हैं और एकाएक चूंकि लॉकडाउन हुआ किसी को पता नहीं था कि क्या होना है। तो जो बेसिक जो उनकी ज़रूरत थी, जैसे खाना उनको मिलना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं था कि हर बच्चा अपने घर में किचन लेके चल रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हॉस्टल में कहीं रहते थे या होटल्स में खाना खाते थे। उन परिस्थितियों में जब हमने देखा, जब हम लोग राउंड पे रहते थे, पुलिस मोबाइल्स जब घूमती थी और हम लोगों ने जो नंबर दिए हुए थे, हेल्पलाइन नंबर, तो उन पे जब कॉल आते थे तो ऐसे बच्चों के बीच में जाके उनको खाना वितरित करना। फिर हमने बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का साथ लिया। हमने पुलिस के पीटीएस में भी लगभग 10,000 पैकेट्स रोज बनवाए और नगर निगम के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करके जिन मजदूरों को, कई ऐसे दूर दूर जब हम मोबाइल्स पे निकलते थे कि सर हमारे बच्चे भूखे हैं, हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो इस तरह की कई चीज़ें थी। वो कॉल तो कर रहे थे लेकिन वेटिंग इतनी थी कॉल वेटिंग में कि उनको समय पे वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे समय में हमने जितनी मदद हो सकती थी लोगों की कि उनको बना हुआ खाना पहुँचाया, भोजन के पैकेट्स पहुँचाया, उनको सैनिटाइज़र दिए गए, मास्क दिए गए
और जहाँ तक उनकी मदद हो सकती है, बाद में जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति में भी पास बनना शुरू हुए तो उनको पास बनवाने की व्यवस्था, उसमें सहयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, पुलिस और प्रशासन और संबंधित जो सभी एजेंसियां हैं उन सभी के समन्वय स्थापित करके और उनकी जितनी मदद हो सकती है वो हमारे द्वारा की गई। हमने कोरोना काल के दौरान यह भी देखा कि जब प्रवासी मजदूरों को उनके कार्यस्थल वाली शहर से जब भगाया जा रहा था, जब वे महाराष्ट्र से भगाए जा रहे थे, जब वे दिल्ली से भगाए जा रहे थे, जब वे इंदौर में प्रवेश करने आए, तो इंदौर में समरसता व सरलता का, इंसानियत का एक अजूबा पेश किया, न केवल इंदौर के नागरिकों ने, इंदौर के राजनीतिज्ञों ने और न कि इंदौर की खाकी ने। आपको बताएं कि तमाम पुलिस महकमा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए मौके पर मजबूती से दारोमदारी के साथ अपना किरदार निभाता नजर आया। सर, वो वाकया कैसा था, क्योंकि आपने बड़े निकटता के साथ उसे देखा होगा, उस मंजर को, कि जब बहुत सारी भीड़ एक साथ आ रही है, ना पैरों में चप्पल है, ना कोई गाड़ी है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो दृश्य कैसा था? हम लोगों का जो ट्रैफिक के ऑफिसर्स थे, इनकी ड्यूटियां जिले के नाकेबंदी पॉइंट्स पे लगाई गई थी, जो हाईवे हैं हमारे बने हुए हैं जहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती हैं। मेरी ड्यूटी छिपरा टोल नाके के पास थी, छिपरा बैरियर, और ये 2-3 बैरियर में देखता था। तो जब हमने देखा कि फर्स्ट फेज तो बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन जैसे ही दूसरा फेज आया लॉकडाउन का, तो लोगों ने अपना निकलना शुरू कर दिया, चाहे उन परिस्थितियां कुछ भी रही हों, या तो वो खुद से आ रहे हों या उनको निकाला जा रहा हो। लेकिन जब हमने देखा कि लगातार लोग पैदल चले आ रहे हैं, और ऐसी अवस्था में कई लोग हमें मिले जो गर्भवती महिलाएं थीं, वो पैदल चली आ रही हैं, छोटे बच्चे वहाँ चले आ रहे हैं, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, चिलचिलाती धूप में बिना चप्पलों के वो चले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ही मन को दुखी करती थी उस समय, और हमारा मन ये करता था कि किसी भी तरीके से हम इनकी कुछ जो मदद हो सकती है हम इनको कहाँ रुकवा सकते हैं। तो जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात करके जो सेंटर बनाए गए थे उनमें बहुत सारे लोगों को पहुंचाया। कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल रुकने को तैयार नहीं थे कि सर हमें तो किसी भी तरीके से जाना है, तो उनको साधन उपलब्ध कराए गए, बसेस उपलब्ध कराई गई। उनसे ये बोला गया कि भाई आप कम से कम कुछ घंटे रुक जाएं, प्रशासन आपको सहयोग करेगा, बसेज आपको उपलब्ध कराएंगे, जो भी आपकी अगर तबीयत खराब है तो मेडिकल एड भी आपको दिलाई जाएगी। तो कई ऐसी मौके भी हमने देखे जहां मजदूर जो है, जब आप नहीं जाने दे रहे हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर में छुप के 18 मजदूर जिस तरीके से जा रहे थे, वो ही मैंने कभी जीवन में इस तरीके से मानव का परिवहन नहीं देखा कि वो अपने घर जाना चाहता, हजारों किलोमीटर वो कैसे भी घर जाना चाहता है, चाहे उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए, और कई लोगों की जान चली भी गई। तो ये इस दौर में हमने केवल यही मदद की कि केवल हम इनकी, चाहे खाने की बात हो, हमने कई जगह पुलिस के स्टॉल लगाए, भंडारे खोले, गाड़ियां उपलब्ध कराई, शासकीय रूप से भी उपलब्ध कराई और अशासकीय रूप से भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेके और उनको साधन उपलब्ध कराए गए। इवन हमारे पुलिस के कई अधिकारी कर्मचारियों ने तो जूते चप्पल तक लोगों को पहनाए। तो बाद में भी आप मीडिया के आप लोगों के माध्यम से भी ये चीजें आई हैं कि पूरे देश में इस बात की सराहना की गई। इंदौर की तो वाकई में बोला जा सकता है कि मानवीयता का एक मिसाल ही देखा गया उस दौरान की, जब आपका उनसे कोई संबंध नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, कोई व्यवहार नहीं, हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, पर जब उनकी मदद कर रहे थे तब जहन में एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं था कि हम किसी अनजान की मदद कर रहे हैं। यही था कि इस दौर को कैसे भी आगे बढ़ाया जाए और इन्हें कैसे भी अपने गंतव्य तक पहुंचाया। निश्चित रूप से जो व्यक्ति, जो भी, चाहे आप रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हों या हम पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हों, लेकिन जहां मानवीयता की बात आती है और इन दुखों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं से मन अंदर से हर व्यक्ति का सेवा करने के लिए तत्पर हो जाता है कि मेरे पास जो भी उपलब्धता है, मुझ में जो भी क्षमता है, उतनी क्षमता के साथ मैं इनकी मदद करूं। और यही मैं एक समझता हूं कि जो पूरा दौर अभी चला है उसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही जनता की नज़र में बहुत अलग बनी है, एक सहयोगी की बनी है। जिस तरीके से पुलिस की छवि पहले एक डरावनी थी, वो पुलिस की छवि को चेंज किया। हमेशा बोला जाता रहा कि पुलिस जो है उनका खौफ अपराधियों के जहन में कम, जनता के जहन में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन कोरोना काल का जो लॉकडाउन पीरियड रहा उसमें देखा गया कि
पुलिस में खाकी वर्दी में तैनात जवान दोस्त की तरह बिहेव कर रहा था, हमेशा लोगों में डर रहता था। पर उस दौरान देखा गया कि जनता का एकमात्र भरोसा पुलिस रह गई थी। हर तरीके की व्यवस्थाओं के लिए लोग पुलिस को फोन लगाने लगे थे बजाय कि नेताओं को या अन्य लोगों को। कैसे देखते हैं इसको? इसलिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक समय इस लॉकडाउन में एक समय ऐसा भी आया था जब संक्रमण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि प्रशासन ने बाकी सामाजिक संस्थाओं के जो लोग थे, जो खाना बांट रहे थे या आ जा रहे थे, उनको भी अपने घरों तक सीमित कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच में, रास्तों में, मोहल्लों में केवल पुलिस और प्रशासन के या नगर निगम के लोग ही थे। और उस समय में हमारी भी भूमिका ऐसी हो गई थी कि हम जितनी भी चीज़ें थी हम मदद कर सकते थे, चाहे खाने पीने या अन्य कोई संसाधनों से, वो सारी मदद हमने की है। लोगों का कनेक्ट कराया एक दूसरे से, उनके घर परिवार को ये बताया कि नहीं भाई यहाँ रहने दीजिए आप, अभी कोई साधन नहीं है, इतने 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसी परिस्थिति में जाना ठीक नहीं है, इनकी जो मदद हो सकती है वो हम यहाँ करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात से। कई साथी भी आपने खो दिए, कभी डर नहीं लगता था अंदर जहन में संक्रमण हो गया तो? बीते दिनों आपकी धर्मपत्नी स्वयं कोरोना से लड़ती हुई नजर आई, संघर्ष किया उन्होंने, कभी जहन में डर महसूस नहीं हुआ कि बीमारी तो है, संक्रमण ही तो है और हम भी इंसान ही तो हैं, कोई अवतरित होकर के धरा पर आए कोई अवतार तो है, कभी महसूस नहीं? महसूस तो बिल्कुल शुरुआत से रहा। और हम लोगों को बहुत, मुझे आज भी याद है कि जब हमारे आईजी साहब और डीआईजी मैडम उस समय थी, जब पहली मीटिंग हम लोगों की ली तो आईजी सर ने कहा कि हम सारे लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में उपस्थित हैं और सब अपने अपने फील्ड पे तैनात रहेंगे, इसमें कई हमारे साथी गिरेंगे भी, लेकिन हमें उठना है, चलना है और आगे बढ़ते रहना है, लोगों की मदद करना है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि जब हमने जो खाकी पहनी है उसका फर्ज हमें निभाना है। तो साथ में हमारे, जैसा कि हमारे जो मध्य प्रदेश में सबसे पहले शहीद होने वालों में इंस्पेक्टर हमारे चंद्रवंशी जी जो थे, मैं उनको पहले से भी जानता था। तो उनके जब ये घटना उनके साथ हुई और भी कई हमारे साथी चले गए, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के बीच में क्या परिस्थितियां गुजरती थीं और हमारे खुद के परिवार में भी एक डर का माहौल था। मतलब मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि परिवार के या मित्र लोग हमेशा ये कहते थे कि इंदौर शहर में बहुत ज़्यादा संक्रमण है, आप ड्यूटी करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आपको सुरक्षित रहना है। लेकिन हम सुरक्षा के सारे उपाय कर रहे थे। हमने अपने कर्मचारियों को न केवल परिवार से अलग भी रखा, अलग से होटल्स और कमरे उनको उपलब्ध कराए, उनको पीपी किट दिलवाए, उनको गर्म पानी पीने की व्यवस्थाएं, उनको काढ़ा दिया गया है, समय समय पे जो संसाधन हो सकते थे वो सारे सुरक्षा के उपाय किए गए। बावजूद इसके कई लोग संक्रमण का शिकार हुए, 12 से ज़्यादा टीआई और मेरी स्वयं धर्मपत्नी भी अभी पिछले 10 दिन से वो कोरोना संक्रमित हैं। तो ये बात तो रही है, लेकिन ये पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि हमें इसमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आगे चलते जाना है। चलिए, कोरोना ने माहौल को थोड़ा सा गमगीन और थोड़ा सा भावुक बना दिया। सर, गाने भी आप गाते हैं, म्यूजिक का भी बड़ा शौक है आपको, कुछ गुनगुना दीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए। कोरोना का समय है, लोग बड़े हतोत्साहित हैं और घबराए हुए हैं, आर्थिक व्यवस्था लोगों की चरमराई हुई है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो कोई एग्जाम होनी नहीं है अभी, जो पिछला पीएससी का एग्जाम हुआ था उसके मेंस के कोई अते पते अभी फिलहाल में है। काफी एक डर का, भय का, एक हतोत्साह का माहौल है। तो कुछ ऐसा गुनगुना दीजिए कि बोला जा सकता है एक नई ऊर्जा पैदा हो जाए हमारे दर्शकों में। निश्चित रूप से गाने तो बहुत गाए हैं, लेकिन ये जो दौर है एक अलग दौर है। उसमें मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा गाना हम लोग गाएं जो मैसेज भी दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत खैर देखिए, वास्तव में सही बात है कि कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में। कोरोना भी एक भयानक दृश्य ही रहा हमारे जीवन का, पर वास्तव में अगर हम रुक गए, अगर हम डर गए, तो फिर कैसे चलेगा काम। खैर ये कोरोना की बात हुई। सर, इंदौर यातायात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूर्वी क्षेत्र का सर्वाधिक जिम्मेदारी पूर्ण बोला जा सकता है जो एक क्षेत्र है वो आप निभा रहे हैं। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां हम कहें कि मध्य प्रदेश का सबसे ऐसा व्यस्ततम शहर है, और जहां बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और इंदौर की बनावट ऐसी है कि जितना भी हम सड़कों को जितना चौड़ा कर सकते थे वो लगभग अंदर में शहर कर चुके हैं। उसके बावजूद भी शहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक है। 24 लाख से अधिक इंदौर शहर में वाहन है, और वहीं अगर हम बात करें हमारे ट्रैफिक पुलिस की, तो लगभग 450 के आसपास हमारा ट्रैफिक का अमला है। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है इस छोटे से अमले के साथ इतने बड़े शहर को, इतने वाहनों को मैनेज करना। लेकिन बहुत सारी तकनीकी चीज़ों के साथ हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंदौर शहर में बहुत सारे सिग्नल अच्छे लगने वाले हैं। स्मार्ट सिटी के तहत ये सारे सिग्नल प्रस्तावित हैं, और रोबोट भी। तो आपने इतनी जबरदस्त दी है कि जिसकी पूरे देश में चर्चा रही उस वक्त की रोबोट जो है वो इंदौर शहर का यातायात संभाल रहा है, वो भी उतने व्यस्ततम क्षेत्र का। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे नए प्रयोग हम लोग करते हैं, और बहुत सारे बड़े शहर भी उसको आगे लेके जाते हैं कि इंदौर ने ऐसा किया है तो हमें भी ये चीज़ें करनी है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा कि ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पहले सिग्नल नहीं थे। अगर मैं बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे की बात करूँगा तो वहाँ सिग्नल नहीं थे। सयाजी चौराहे पे हमने सिग्नल लगवाए हैं, और 60 फीट रोड पे हमने सिग्नल लगवाए हैं। पत्रकार कॉलोनी के पास जो है वहाँ सिग्नल, और कई ऐसे चौराहे थे जहाँ पे रोड पे उल्टा चलने का बहुत चलन था। भंवरकुआ चौराहे की अगर मैं बात करूँगा कि कुछ ऐसे चौराहे हैं जहां मजबूरी भी थी लोगों का, क्योंकि 1-1 किलोमीटर तक उनको घूम के आना पड़ता था। और वहाँ क्षेत्र में तो बहुत बड़ी देन वाकई में रही, बोला जा सकता है। तो वो एक अलग हमने चौराहा डेवलप किया और वहाँ सिग्नल लगाए। तो ऐसे कई सारे शहर के चौराहे हैं जिन पे हमने न केवल पुलिस फोर्स बढ़ाई है, बल्कि वहाँ अत्याधुनिक जो संसाधन है उनका उपयोग करके हम ट्रैफिक के मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हैं। और आने वाले समय में चूँकि कोरोना काल बीच में आ गया है, उस वजह से बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, नहीं तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें हो जाती शहर में। ऐसे अगर पिपलियाना की बात करूंगा तो हमारा जो फ्लाईओवर है वो बन के तैयार होने जा रहा है, तो ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम होगा। और साथ में ट्रैफिक अकेले केवल पुलिस उसको ठीक कर देगी ऐसा नहीं है, आम जनता को इसमें आगे आना पड़ेगा। लोगों को समझना होगा कि ये सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें उनकी सुरक्षा के लिए हैं, कि अगर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं तो हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। जो बेसिक रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। नियमों का पालन कहाँ करते हैं? जब रोका जाता है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के द्वारा तो तुरंत फोन निकल जाता है, और फोन पे तुरंत बोला जाता है भैया। मतलब इंदौर की एक जो जनरल शैली है कि भैया गाड़ी पकड़ ली गई है। तो ये जो एक चलन है, अगर ये परिपाटी चलती रहेगी तो जागरूकता आने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। हम कल भी वही थे, हम आज भी वही हैं, और हम आगे भी शायद वही रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से लोगों को इसी बात के लिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं। जहाँ तक अगर इन्फोर्स करने की बात है, कि अगर चालान करने की बात है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चालान जो हैं वो इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने किए हैं। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, तो मेरा खुद का भी ऐसा मानना है कि हम केवल चालान करके, लोगों को जुर्माना करके नहीं सुधार सकते हैं। उनके मन में ये चीज़ डालनी होगी कि ये आपके लिए है, ये सारी कुछ व्यवस्था आपके लिए। जैसे कि स्वच्छता के लिए क्रांति पैदा कर दी गई कि लोगों को, आप सोचिए ना, कभी हमने आपने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे शहर का नागरिक घर से निकल के सड़कों पर आएगा और कचरा स्वयं के हाथ से कचरा गाड़ी में डालेगा। मतलब ये परिपाटी तो एक नई ही बोला जा सकता है जन्म लेकर के आई। ट्रैफिक में सब कुछ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि लोग स्वयं में स्वतः ही जागरूक हो जाएं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें कि मैं शहर का जागरूक नागरिक हूँ, मुझे यातायात नियमों का पालन करना है। इसलिए नहीं कि शहर की यातायात व्यवस्था, स्वयं की सुरक्षा भी तो आप ही की जिम्मेदारी है।
निश्चित रूप से हमने इसी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और पिछले, अगर मैं कोरोना से पहले की बात करूंगा तो पिछले 1-1.5 साल में हमने 730 से ज़्यादा ऐसे शहर के संस्थान हैं उनसे सहयोग लिया है और वो आगे होके आए हैं। उसमें बहुत सारी महिलाएं भी इवन घरों से जो आती हैं उन्होंने भी अपना सहयोग किया है। बहुत सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने हमें सहयोग दिया, वॉलंटियर हमें बहुत सारे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के सहयोग से ही हम ये अवेयरनेस के प्रोग्राम चला रहे हैं। इंदौर शहर के बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो समाज की इस परिस्थिति को भी समझ रहे हैं कि ये केवल किसी एक संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को ठीक करने के लिए लोगों के मन में ये बात डालनी होगी, उनको अंदर से ये प्रेरणा आनी चाहिए कि ये ट्रैफिक के रूल्स हैं, ये सब आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप किसी चौराहे पे जाके आप 2 दोस्त एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं, अपनी कार खड़ी कर देते हैं और उससे पीछे आने वाला 100 गाड़ियों का काफिला रुकता है, 100 लोगों को परेशानी हो रही है उस 1 घंटे में, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए जवाबदार हैं। इसके लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने पहले आदर्श मार्ग की स्थापना की थी उसमें वॉलंटियर्स को लगाया था, बहुत सारे संस्थाओं का सहयोग उसमें लिया था, मीडिया में, चैनल्स में प्रचार प्रसार भी बहुत अधिक किया गया था, संस्थाओं में जाके हमने व्याख्यान दिए कई सारे। तो नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे हैं। इंदौर शहर में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, सहयोग करने वाले बहुत अधिक हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का जो कुछ % में लोग हैं जो इस व्यवस्था को बिगाड़ते हैं उन पे हम समझाइश का भी काम कर रहे हैं और अगर वो उसके बाद भी नहीं समझते हैं तो सख्ती से भी उन पे कार्रवाई की जाए। आपको नहीं लगता कि वाहनों की तुलना में हमारे पास जवान कम है? वाहन तो बहुत ज्यादा है, दबाव भी बहुत है सड़कों पर वाहनों का, जवान उतने नजर नहीं आते। और ये भी देखा जाता है कि थाने स्तर का जो जवान रहता है कई बार वो सड़कों पर ट्रैफिक का जिम्मा संभालता हुआ नजर आता है और कई बार ये भी देखते हैं कि जो चालानी कार्रवाइयां होती हैं उसमें भी उनकी हिस्सेदारी होती है। तो ऐसा क्यों? नियम अनुसार तो ट्रैफिक के जवानों को ही ट्रैफिक का जिम्मा संभालना है ना, तो थाने स्तर के जवान। देखिए, ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक का ही केवल काम है। पूरा जो अमला है, पुलिस का अमला, वो एक ही है, जिला पुलिस बल इंदौर का ही अमला है। और जब भी कोई ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती हैं, कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई त्यौहार होते हैं या कोई विशेष व्यवस्था लगानी होती है, तो उसमें न केवल थानों का बल बल्कि अतिरिक्त हमें जो बाहर से रिजर्व फोर्स मिलता है, आसपास के जिलों से जो फोर्स मिलता है, उसका भी हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज होता है। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसमें सारी पुलिस का सहयोग लिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो कोरोना के काल में ट्रैफिक पुलिस का बहुत कोई काम नहीं था, लोगों की गाड़ियां नहीं चल रही थी, लेकिन पूरा अमला हमारा ट्रैफिक का प्लस थानों का एक साथ होकर चौराहों पे अपनी सेवाएं दे रहा था। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी पुलिस एक रहती है। एक केवल व्हाइट यूनिफॉर्म पहनने से वो अलग नहीं हो जाता है, वो पुलिस सारी एक ही है और सभी के सहयोग से ही निश्चित रूप से उसमें लगातार शासन भर्ती कर रहा है, लेकिन एक दिन में वो सारी परिस्थितियां चेंज नहीं हो जाएंगी। जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद से अभी 2 साल में हमने लगभग 100 जवान इंदौर पुलिस में बढ़ाए हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, और लगातार इंदौर ट्रैफिक हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के प्राथमिकता में रहा है और लगातार वो प्रयास करते हैं कि हम किस तरीके से शहर के ट्रैफिक को ठीक रखें। तो साथ में हम लोग इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि अभी हमने एक नया प्रयोग किया है, जो एक्सीडेंट होते हैं पूरे जिले में उनमें किन खामियों की वजह से वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके लिए हमने एक ट्रैफिक पुलिस के करीब 27 अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिनकी पर डे अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी होती है। जिले में कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो, अगर उसमें कोई मृत्यु हो गई किसी को गंभीर चोट आई है, तो वहाँ डीएसपी लेवल का अधिकारी जाएगा नेक्स्ट डे और वो उस परिस्थिति को समझेगा, मौके को समझेगा, क्या परिस्थितियां रहीं, किस वजह से वहाँ एक्सीडेंट हुआ, क्या उसमें कोई ऐसी खामी थी कि रोड की वजह से हो गया या वहाँ कोई कट लगा हुआ है, वहाँ स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत है, वहाँ लाइट नहीं था। तो ऐसी परिस्थितियों को आकलन करते हुए वो रिपोर्ट लेते हैं और हमारे एसपी साहब उस रिपोर्ट को आगे संबंधित विभागों को भेजते हैं कि भाई इसमें ये परिस्थितियों के कारण यहाँ ब्लैक स्पॉट जैसी परिस्थिति बन रही है, और अगर हम इस रोड को ठीक कर देते हैं यहाँ, या हम लाइट पर्याप्त डाल देते हैं या वहाँ संकेतक लगा देते हैं, उसकी वजह से वो दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। तो ऐसे सारे उपाय हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। सर, ये जो सघन गलियां होती हैं जहाँ से क्रेन गाड़ियां उठा कर के ले जाते हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो जो गाड़ी उठाते हैं वो सिविल
सिविल ड्रेस में जनरल एक जो नौजवान होते हैं वैसे कपड़े पहने होते हैं, और जो गाड़ियां उठाते हैं बड़ी बर्बरता से उठाते हैं। उससे जनता में भी खासा आक्रोश रहता है कि पहले तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था ना होना ये हमारी या आम जनता की समस्या नहीं, मतलब उनका लुकआउट नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था है तो हम नहीं दे पा रहे। उल्टा जब क्रेन इस प्रकार से गाड़ी उठा करके ले जाती है तो वो एक पैनिक माहौल क्रिएट करता है कुछ समय के लिए, और गाड़ियों में भी खरोच आ जाती है। क्यों नहीं हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं? या तो पुलिस महकमे का ही कोई जवान यदि इस कार्रवाई को अंजाम देता है तो थोड़ा सा सुकून रहता है। इसमें क्या है, जो क्रेन की व्यवस्था है वो नगर निगम के द्वारा की जाती है, और उन्हीं के कर्मचारी जो हायर किए हुए होते हैं वो उसमें रहते हैं। उसमें हमारे सहयोगी के रूप में हमारा एक कोई अधिकारी या हेड कांस्टेबल क्रेन में साथ में रहता है कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसको संभालने के लिए रहता है। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जब भी क्रेन या फिर हम व्हील लॉक लगाने का प्रयास करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि वाहन को उठाना ही ना पड़े, तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि लोगों की गाड़ियों को डैमेज हुई हैं। उसी को देखते हुए हमने नगर निगम के अधिकारियों से भी इसमें पहले भी उनके संज्ञान में ये बात लाई थी। तो आने वाले समय में हमें अत्याधुनिक क्रेन भी मिलने जा रही हैं जो हाइड्रोलिक क्रेन होंगी, और उसमें वो पूरी गाड़ी को ही, कार को उठा लेंगी जिस तरीके से, ताकि उसमें कहीं कोई खरोच ना हो। तो ये व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा कि जहाँ तक पार्किंग प्लेसेस हैं, हर जगह 100 मीटर या 200 मीटर पे पार्किंग की व्यवस्था होती है। लेकिन व्यक्ति की सोच ये होती है कि अगर मैं जहाँ सामान लेना है वहीं मैं गाड़ी रोक दूं। आप ऐसे इंदौर शहर में लगातार रोज ऐसे नज़ारे देखते हैं कि कार से लोग सब्जी खरीद रहे हैं, कार से उतरना भी उनको मंजूर नहीं होता। तो इन परिस्थितियों में मेरे क्षेत्र में, मैं विजयनगर में बताना चाहूँगा कि रघुनाथ पेट्रोल पंप के पास मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, लेकिन उसके बाजू में ही जितना मार्केट है उसमें गाड़ियां लगातार लगी रहती थी। जब हमने प्रचार प्रसार वहां शुरू किया, पहले हमने 15 दिन तक अनाउंस कराया, लोग उसके बाद भी नहीं माने, कुछ लोग मान गए, कुछ लोग पार्किंग में ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी उठा के और उसको ले जाना शुरू किया दूसरी जगह, और फिर कोर्ट से वो गाड़ी छोड़ने का हमने बताया कि हम चालान आपका यहाँ नहीं करेंगे, सख्ती जहां करने की आवश्यकता थी, तो उसके बाद से वहां परिस्थितियां ठीक हो गई, गाड़ियों की क्षमता उस पार्किंग में बढ़ गई। तो कहीं सख्ती तो करनी पड़ेगी। अगर इंदौर नंबर 1 स्वच्छता में भी हुआ तो उसका बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ठीक है, जागरूकता का अलग तो जगाया ही गया, उसके बिना तो फिर संभव नहीं था, परंतु खूब कार्रवाइयां भी हुई, खूब सख्ती भी बरती गई। यातायात में भी अब एक सख्ती की जरूरत तो है। ठीक है, जागरूकता के लिए हम समय समय पर जो आयोजन प्रयोजन करते रहते हैं वो जरूरी भी है, परंतु एक सख्ती ऐसी भी होनी चाहिए कि किसी का भी अगर फोन आता है, गाड़ी उस नियम के अनुसार ही छूटेगी। ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? नहीं, ये चीजें ऐसी रहती हैं कि कई बार ये होता है कि जो परिस्थितियां मौके पे बनती हैं उसमें, अभी अगर मैं वर्तमान समय की बात करूंगा तो ऐसे कई मौके आए जब हमने अगर कुछ ज्यादा चालानी कार्रवाई करने का प्रयास किया तो हमारे कई अधिकारियों के बीच में ये बातें सामने आई कि भाई अभी कोरोना काल है और ऐसे में वैसे ही लोग परेशानी में हैं, तो जो बेसिक रूल्स हैं वही अब हम लोग अभी फॉलो करा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही सामान्य परिस्थितियां होंगी, निश्चित रूप से पहले भी हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयां की हैं और बिना किसी दबाव प्रभाव के की हैं। और यहाँ ये बात भी मैं बताना चाहूँगा कि चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या दूसरे लोग हों, जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप उनको सही बात आप अपनी तरफ से बताते हैं, क्योंकि जो सामने वाला होता है वो एक ही पक्ष बता रहा होता है, लेकिन आप बताते हैं तो निश्चित रूप से वो उस बात को समझते हैं और उसमें सहयोग करते हैं। तो इंदौर की एक खासियत रही है कि यहाँ सारे लोग मिलके, जो अगर आप अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपका सहयोग करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आगे क्या सौगातें देने वाले हैं आप यातायात के क्षेत्र में, क्योंकि उस क्षेत्र को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या तब्दीलियां और होनी चाहिए कि जिससे इंदौर ट्रैफिक में भी अब नंबर 1 हो जाए? लगातार इंदौर ट्रैफिक पुलिस ये प्रयास कर रही है कि हम अपने अमले को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा अमला जब सड़कों पर ज़्यादा रहेगा तो निश्चित रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। पार्किंग प्लेसेस, करीब 12 पार्किंग प्लेस ऐसे हैं जो इंदौर शहर में डेवलप हो रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही हैं। जो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे पार्किंग प्लेसेस डेवलप किए जा रहे हैं। जो फ्लाईओवर्स हैं ये बन रहे हैं, मेट्रोज आ जाएगी। जो कन्वेंस के साधन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जब उनका यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वाहनों का दबाव
सड़कों पे से कम होगा। अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में लोगों को लोक परिवहन सेवाएं देंगे तो कहीं ना कहीं लोग उनका इस्तेमाल करेंगे, और सड़कों पे जो हर व्यक्ति खुद का वाहन लेके, एक आदमी कार में चलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक का दबाव है वो कम होगा। आने वाले समय में हम लोग कई सारी, जैसे मैंने बताया कि सिग्नल जो हैं वो चेंज कर रहे हैं हम स्मार्ट सिटी के तहत, और हमारे कैमरे की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो RLVD हमारा सिस्टम है उसको और बृहद रूप में हम लोग लेके जा रहे हैं। हमने एक पूरा कंट्रोल रूम नया हमारा पलासिया में स्थापित अभी हुआ है, उसमें वीडियो वॉल हमारी बनाई गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। जनता में प्रचार प्रसार भी हम करेंगे, लोगों के सहयोग से ये चीज़ें करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम ट्रैफिक में भी स्वच्छता की तरह लोगों के मन में ये बात लेके आ पाएंगे कि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी सहूलियत के लिए है। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शहर का ही ट्रैफिक सुधरेगा और आपका जो कीमती समय है वो बचेगा। तो ये थी इंदौर के यातायात से जुड़ी हुई तमाम चर्चाएं और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव पर वर्तमान पूर्वी क्षेत्र के DSP यातायात से उमाकांत चौधरी जी से हमारा विशेष संवाद था। एक नए चेहरे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर से होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 न्यूज़ के साथ। सफरनामा।